अच्छा बेटा, ऑनलाइन आवाज़ सही है ना? ओके, तो अब हम आगे बढ़ रहे हैं। हमने रिवाइज कर लिया, अब हम आगे बढ़ रहे हैं, नई चीज़ स्टडी कर रहे हैं, ठीक है। तो अगर इसकी बुनियादी बात क्या है, सबसे पहले किस चीज़ पे बात हो रही है? स्पेशल अलाउंस पे बात हो रही है। उसका नाम है स्पेशल अलाउंस। किसे कहते हैं स्पेशल अलाउंस? जो कहाँ खर्च हो जाए? परफॉर्मेंस ऑफ ड्यूटी पे खर्च हो जाए। तो हमने तो पढ़ा था वो टैक्स नहीं होगा, ठीक है। अच्छा, अब अगर ये टैक्स नहीं होगा तो क्यों नहीं होगा? क्योंकि ड्यूटी में खर्च हो गया, हमें तो उसका बेनिफिट नहीं मिला। अब आके क्या बोल रहा है? टैक्स होगा। ये क्या बात हुई भाई? अगर मैं कल पढ़ाता तो तुम कहते सर एक बात तो करें, कभी कहते हैं टैक्स होगा, कभी कहते नहीं होगा। तो अब टैक्स क्यों होगा, उसकी लॉजिक सीखें। देखिए, ये जो अलाउंस था ना, ये मिसयूज हो रहा था। मिसयूज पता है कैसे हो रहा था? एक बंदे की सैलरी थी 16 लाख रुपए, 16 लाख रुपए की वजह से उसके 6 लाख माइनस हो गए। तो कितने बच गए? 10 लाख पे टैक्स लग रहा था। उसने कहा यार ये तो ज्यादा टैक्स दे रहा हूं, मुल्क को टैक्स दूंगा तो हुकूमत गरीबों पे खर्च करेगी, सबसे बड़ा गरीब मैं हूं, तो मैं खुद पे खर्च करूंगा ना, तो मैं टैक्स ही नहीं देना चाहता। तो उसने पता है क्या किया? गया एम्प्लॉयर के पास, कहता है सर देखें मेरा भाई ना चार्टर्ड अकाउंटेंट है, उसने मुझे एक तरीका सिखाया है टैक्स बचाने का, मेरी हेल्प करोगे? कहता है मेरा नुकसान नहीं होगा तो क्यों नहीं करूंगा, आपका भी नुकसान नहीं होगा, मैं आपको तरीका बताता हूँ, आप एक काम कर लो, मुझे जो आप 16 लाख रुपए देते हो ना, साल में एक तरीका निकालता हूं, आप इसमें से कुछ अमाउंट मुझे इस नाम से दोगे। किस नाम से? इस स्पेशल अलाउंस के नाम से। और फिर आप अपने बुक्स में रिकॉर्ड करोगे क्यों दिया गया इसको? परफॉर्मेंस ऑफ ड्यूटी के लिए दिया गया। अब मैं क्या करूंगा? हलाल भी तो करूं ना शरई तौर पे, तो उसमें से 10 रुपए आपके लिए खर्च कर दूंगा, बाकी मैं रख लूंगा अपनी जेब में। मिसयूज होने का एक रास्ता था, और लॉ में लिखा होता था उस वक्त, लिखा होता था क्या कि जो अमाउंट इस पर्पस के लिए मिलेगा वो एग्जेम्प्ट होगा, तो 1 रुपया भी टैक्स नहीं होता था उसका, चाहे आप अपने घर ले जाओ। तो जब ये पता चला, तो आपको तो पता है ना कि फिर लॉ में चेंजेस होती हैं, तो लॉ में चेंज कर दिया गया, कहा गया देखो जो जेन्युइन हो वो फायदा लेना, जो वाकई खर्च हो जाए वो हो ना एग्जेम्प्ट। हाँ, इस तरह तो आप सारे लोग क्या करेंगे? सैलरी डाइवर्ट कर देंगे स्पेशल अलाउंस के नाम से, वही पैसे घर जा रहे हैं, टैक्स फ्री पैसे। तो इसीलिए फिर कंडीशंस रखी गई थी। नंबर 1 कंडीशन क्या है कि अगर किसी को ये अलाउंस मिल रहा है, तो स्पेशल अलाउंस क्या हर महीने मिलता है या कभी कभी? उसूलन कभी कभी होना चाहिए ना, जरूरत पड़ने पे होना चाहिए ना, क्योंकि एम्प्लॉयर अपना खर्चा तो खुद करता है, आपको पैसे दो कि क्यों खर्चा करेगा। तो कहा गया ठीक है, ये देखें, अगर ये अलाउंस जो बेशक परफॉर्मेंस ऑफ ड्यूटी में, अहमद बेटा एक सेकंड आ जाओ यार, माइक सेट चेक करो, मैं डाउट में हूं, क्योंकि ये ब्लू लाइट है ग्रीन नहीं है, मगर वहां से मूव कर रहे हैं, ठीक है। ऑडियो मिक्सर फिर भी चल रहा था, ठीक है। तो बुनियादी बात क्या बता रहा हूं कि अगर इस नाम से भी मिले, किस नाम से? स्पेशल अलाउंस, और इस पर्पस के लिए, किस पर्पस के लिए? परफॉर्मेंस ऑफ ड्यूटी, तो भी मंथली सैलरी के साथ नहीं होना चाहिए। अगर साथ हो रहा है ना, तो उसका मतलब क्या है? आपने इनकम को तोड़ा है, डाइवर्ट किया है, नाम तब्दील किया है, सिर्फ उसका है आपकी सैलरी। बात समझ आई? एक बंदा, एक लड़का बुर्का पहन ले तो लड़की हो जाएगा क्या? नहीं होगा ना। तो आप मंथली सैलरी की तरह उस पैसे को ले रहे हो, नाम सिर्फ आपने रख दिया स्पेशल अलाउंस, तो इससे वो क्या बच जाएगा? नहीं बचेगा। तो इसका मतलब क्या है कि परफॉर्मेंस ऑफ ड्यूटी को देख के ये नहीं बोलना नहीं टैक्स होगा, ये भी तो चेक करो। क्या चेक करोगे भाई? कि मंथली सैलरी में रेगुलरली तो नहीं मिल रहा, अगर मिल रहा है ना टैक्स होगा, बेशक परफॉर्मेंस ऑफ ड्यूटी के लिए क्यों ना लिखा हो। तो पहली बात पढ़ें, दिस अलाउंस क्या लिखा है? इज पेड। अगर पेड होगा कैसे? मंथली सैलरी के साथ पेड होगा, टैक्स करोगे, या परसेंटेज ऑफ सैलरी होगा। परसेंटेज ऑफ सैलरी का क्या मतलब है भाई? 30% ऑफ सैलरी।
तो बात तो वही है ना कि रेगुलरली मिल रहा है और स्पेशल अलाउंस रेगुलर नहीं मिलता, नीड पे मिलता है। बात क्लियर हो गई? तो सेकंड कंडीशन की तरफ आते हैं। स्पेशल अलाउंस टैक्स हो जाएगा, परफॉर्मेंस ऑफ ड्यूटी के लिए मिलने वाला अमाउंट टैक्स हो जाएगा। कब? जब हर मंथ सैलरी के साथ मिलेगा। अब आते हैं दूसरे केस की तरफ। हर मंथ नहीं मिलता, कभी कभी मिलता है, तो भी एक कंडीशन है। तो कंडीशन क्या है? उसमें से जो स्पेंड हो जाएगा, जो खर्च हो जाएगा, वो टैक्स नहीं होगा, और जो खर्च नहीं होगा आपके पास रह जाएगा, वो टैक्स होगा। इसका मतलब क्या हुआ कि परफॉर्मेंस ऑफ ड्यूटी के लिए मिलने वाले अलाउंस पे दो चीजें देखेंगे, वो है कि नहीं है। अगर वो रेगुलरली मिल रहा है मंथली तो टैक्स करेंगे, और रेगुलरली नहीं मिल रहा मगर फिर भी बच गया, हमने रिटेन कर लिया, तो भी टैक्स होगा। अमाउंट रिटेन्ड बाय एम्प्लॉई टैक्स होगा। अब ये दोनों चीजें ना हो, मंथली भी नहीं मिला और खर्च भी हो गया, बचा भी नहीं, तो एग्जेम्प्ट होगा, तो टैक्स नहीं होगा। कल वाली बात मुकम्मल हो गई। अब ऑनलाइन वालों कंफर्म कर लो भाई। हाँ भाई कंफर्म, क्लियर है ना? अच्छा मुझे सच्ची बताओ, कल पढ़ा था तो मिक्सअप होता ना? मिक्सअप होता ना? चांस क्या होता है कि 25% 30% बच्चे मिक्स हो जाते हैं, सारे नहीं ऑब्वियसली। तो आज क्लियर हो गया सबके लिए? बताएगा एग्जाम में, बताएगा। रियल लाइफ में जैसे एक रास्ते पे पड़ी हुई चीज होती है, हम उठा के क्या कहते हैं, ये चीज किसकी है, वैसे ही हो जाएगा। वो ना बताएगा ना पागल होगा, बताएगा तो हो जाने, अल्लाह जाने हमारा क्या यार। तो उसके लिए क्या है, इसका मतलब एफबीआर के लिए ये रियल लाइफ में पकड़ना मुश्किल है। ठीक है। अच्छा दोस्तों, अब हम आते हैं अगले टॉपिक। तीन चीजें आज हमने करनी है, तीन, तो ये उसमें काउंट नहीं था। ठीक है ना? ये तो कल की बात थी ना भाई, ये आज का थोड़ी था, तो कल वाली बात थी। आए आज की तीन चीजें करते हैं। देखिए मैंने आपको क्या कहा था, घूम फिर के आपने यहीं आना है। वो क्या कहते हैं, जिथा दिखोती वो आपने इधर ही आना है, घूम फिर के इधर ही आना है आपने भाई। ठीक, सैलरी है तो ये बॉक्सेस हैं बस। नंबर 1 क्या था? क्या आप बता सकते हो कि ये क्लियर है सारा? ठीक है। दूसरा अलाउंस क्लियर है, देख लें। अब आखिरी चीज पढ़ लो, एनी अदर अलाउंस। ये क्या लिखा है? एक्सेप्ट अलाउंस सोनली एक्सपेंडेड इन द परफॉर्मेंस ऑफ ड्यूटी। ये सारा कवर हो चुका है, एवरीथिंग क्लियर हो गई। अब आपने पता है क्या करना है, सिर्फ ये याद रखना है, मीनिंग भी याद नहीं रखनी, ट्रीटमेंट याद रखनी है बस। देखो पहला, इसकी ट्रीटमेंट क्या है भाई? फुली टैक्सेबल। ट्रीटमेंट क्या है? फुली टैक्सेबल। ट्रीटमेंट क्या है? ना, फंस गए ना? इसमें दो ऑप्शन है, एक केस में फुली टैक्सेबल और एक में एग्जेम्प्ट। एग्जेम्प्ट कितना, ऐसे याद रखना है। आप याद कर लो बेटा, पक्का 15 मार्क्स का सवाल आपका क्लियर है। ठीक है। अच्छा अब हम आते हैं तीसरे बॉक्स की तरफ, और इसमें तीन चीजें पढ़ेंगे। तो तीन में से सबसे पहले आसान चीज पढ़ते हैं भाई ऑनलाइन वालों। चले, परक्विजिट्स काइंड के बेनिफिट्स को कहते हैं, परक्विजिट्स, राइट? काइंड के बेनिफिट्स होते हैं। अच्छा उसूली तौर पे रियल लाइफ में परक्विजिट कहते हैं किसको है? अगर किसी बेनिफिट का ताल्लुक किसी पोजीशन से हो, पोस्ट से हो, पोस्ट और पोजीशन, तो उसको परक्विजिट कहते हैं। मसलन सीईओ, अगर आप कंपनी के बनते हैं तो आपको शेयर्स मिल सकते हैं। कंपनी के आप सीईओ बनेंगे तो आपको कोई मखसूस गाड़ी होगी, कोई हो सकता है रहने के लिए घर भी मिल जाए, यहाँ इस किस्म के तो पोस्ट के साथ, जो पोजीशन के साथ बेनिफिट्स होते हैं उसको परक्विजिट कहते हैं। मगर हम टेक्स्ट में जिस तरीके का वो उन्होंने बनाया है तो हम बेनिफिट को ही परक्विजिट कहते हैं, और ये काइंड में लिखा होता है। रियल लाइफ में परक्विजिट का काइंड में होना जरूरी नहीं है। हमारे कोर्स के अंदर रहते हुए अगर मैं याद कराऊंगा ना तो मैं क्या बोलूंगा, ये काइंड के बेनिफिट्स, क्योंकि इसमें गिवन ही काइंड के, तो मैं क्या करूं? ठीक है ना, है ही काइंड के, तो मैं कहूंगा काइंड के बेनिफिट्स हैं। फिर आइए जरा इन बेनिफिट्स को फोकस करते हैं, और उसमें पहली चीज आज कवर करते हैं। कन्वेंस कहते हैं गाड़ी को, अकोमोडेशन घर को, यूटिलिटीज पैसे नहीं मिले, उसने बिल पे कर दिया। तो पहले आए यूटिलिटीज को फोकस करते हैं। नंबर 1 डोमेस्टिक असिस्टेंट, क्या मतलब है? जिसको हम सादा जबान में नौकर, घर के जो नौकर, मतलब जिसमें शेफ भी हो सकता है, कुक भी हो सकता है, और मतलब माली भी हो सकता है, कोई भी हो सकता है, गार्ड भी हो सकता है, मगर ऑफिस का नहीं, डोमेस्टिक। इंटरेस्ट फ्री लोन, ये लोन है। लोन मिलना कोई बेनिफिट थोड़ी है, लोन तो लायबिलिटी है।
मगर उसका इंटरेस्ट फ्री होना, कंसेशनल होना, ये बेनिफिट है। वेवर एंड ऑब्लिगेशन, आप पे कोई वेवर, ऑब्लिगेशन का क्या मतलब है? ऑब्लिगेशन टू पे, आपने एम्प्लॉयर को कोई अमाउंट पे करना है वापस, तो उसको वेव कर दे, माफ कर दे। तो ऐसा कौन सा अमाउंट आपके दिमाग में आ रहा है, जहन में आ रहा है, जो वो माफ कर सकता है? लोन। पहला तो लोन का माफ हो जाना बेनिफिट है, लोन का मिलना बेनिफिट नहीं है। तो 3 लोन पे मैंने बातें की हैं। एक, लोन का वेव होना बेनिफिट है कि नहीं है? है। लोन का कंसेशनल या इंटरेस्ट फ्री होना बेनिफिट है कि नहीं है? है। 2 ही बेनिफिट पड़ेंगे, मगर लोन का मिलना कोई बेनिफिट नहीं है। ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी, आपको वो मोबाइल फोन दे दे ओनरशिप में, बेनिफिट है कि नहीं है? सर्विसेज, प्रोविजन ऑफ सर्विसेज, सर्विसेज का क्या मतलब है? इंटरनेट सर्विस, ठीक है, वो जो काम कर रहा है इंडस्ट्री में है उसकी आपको मुफ्त में बैंकिंग सर्विस, ठीक है। एयरलाइन वाले अपने एम्प्लॉइज को टिकट, ट्रांसपोर्टेशन सर्विस, ये सारे प्रोवाइड कर सकते हैं। क्लियर हो गई बात भाई? अच्छा, अब सबसे पहले आप इसको ना गिने। यार मैंने तो 9 गिने यार, 9 ही है। देखिए इसमें 8 ऐसे हैं जो स्पेसिफिक लिस्ट खुद बताई, 8। उसको अलग काउंट कर रहे हो तो फिर 10 हो सकते हैं, मगर उनको एक काउंट करो, ठीक है। लोन क्या कंसेशनल इंटरेस्ट फ्री होना, एक काउंट करें। देखिए इसका मतलब हुआ एनी अदर परक्विजिट का क्या मतलब है? इसका मतलब है कि वो चालाकी कर सकता है। कैसे करेगा? कोई ऐसा परक्विजिट दे देगा जो इस लिस्ट में ही नहीं है, फिर तुम कहोगे यार ये तो हमने पढ़ा ही नहीं या कोर्स के बाहर है। नहीं, लिखा है, देखें। अब इसमें गाड़ी का मिलना गिवन है, कहाँ है? तो ओनरशिप में मिल रहा है या यूज के लिए? ओनरशिप में भी तो मिल सकता है, वो गिवन है। ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी है, क्यों नहीं है? है, प्रॉपर्टी जो ट्रांसफर है। इसका मतलब गाड़ी का यूज मिले तो क्या कहेंगे? कन्वेंस। गाड़ी ओनरशिप में मिले तो ट्रांसपोर्टेशन, ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी। घर यूज के लिए मिले तो, और ओनरशिप में दे दे तो। ऐसा एम्प्लॉयर हो तो मुझे बताना, मैं उसके पास जाऊंगा जो घर भी देते हैं। हाँ, घर देते हैं ओनरशिप में, मैं तो गवर्नमेंट की जॉब रिजाइन कर दूं फिर। वो तो सही है, अकोमोडेशन तो मिल जाता है। मसला ये मसला ये मुझे से अच्छी खासी जॉब छुड़वा रहा था, अच्छा खासा कमिश्नर बना हुआ हूँ भाई, ऐसे तो ना कर, ऐसे इंसेंटिव तो ना बता। अच्छा भाई, नेक्स्ट क्या है? देखिए इसका मतलब क्या है, थोड़ा स्कीम समझ लें पहले। स्कीम क्या है कि ओनरशिप में मिलने वाली प्रॉपर्टी लिस्टेड नहीं है, ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी में कवर हो जाएंगे, कुछ भी मिल जाए। ओके, यूज के लिए 2 एसेट्स गिवन है इसमें। 2 एसेट्स कौन से? घर और गाड़ी। अब मैं आपको एक एसेट बताता हूं, यूज के लिए अगर वो एयर कंडीशन दे दे तो, यूज के लिए आपके जाती घर में एयर कंडीशन दे दिया, जब घर पे लगाओ वापस कर देना, कहां कवर हुआ? असिस्टेंट है वो, कहां है? एनी अदर परक्विजिट्स, एनी अदर परक्विजिट्स। तो जब लिस्ट में ना नजर आए तो मतलब एनी अदर। ओके हो गया भाई? स्कीम समझ रही ना? ऑनलाइन वालों बताओ स्कीम समझ आई? अब जरा गिने, पहले मैं अंडरलाइन कर रहा हूं यूटिलिटीज को, ठीक है। दूसरा मैं अंडरलाइन कर रहा हूं डोमेस्टिक असिस्टेंट को, ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी को, सर्विसेज को, प्रोविजन ऑफ सर्विसेज को। कितने हो गए भाई? गिनो तो सही, कितनी बड़ी चालाकी हो गई आपके साथ। नहीं तो 3 तो उसमें पहला चल रहा है, 3 में से पहला चल रहा है अभी। हाँ, तो तुम क्या समझते हो भाई? अ टीचर हैज टू हैव 2 एबिलिटीज। नंबर 1 साइकोलॉजिस्ट होना चाहिए ना, आपके दिमाग के साथ खेल रहा है भाई। और सेकंड आर्टिस्ट होना चाहिए। आर्टिस्ट का मतलब पता है क्या? एक्टर, एक्टिंग करनी पड़ती है भाई। अच्छा देखिए, नंबर 1 क्या है? यूटिलिटीज। इसमें क्या मिला? यूटिलिटीज मिली, हमारा बिल से कोई वास्ता, वो खुद पे करेगा।
सही है। सेकंड में क्या मिला? डोमेस्टिक, जैसे कुक, ड्राइवर, मगर डोमेस्टिक। ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी में प्रॉपर्टी हमें मिल गई, सर्विसेज में हमें सर्विसेज मिल गई, और अदर परक्विजिट में। इन पांचों का एक ही मेथड है वैल्यू करने का। क्या करने का? इन सब का फेयर मार्केट निकालेंगे हम, खत्म, वो टैक्स हो जाएगा। क्या निकालेंगे? फेयर मार्केट। इसमें दो पॉइंट्स हैं, पहला बताया मैंने अभी तक। ऑनलाइन वालों बेटा, अगर यूटिलिटीज में ले, यूटिलिटीज में आता क्या है? इलेक्ट्रिसिटी, गैस, टेलीफोन, वाटर, ये डिपेंडिंग अपॉन उसकी डेफिनेशन पे। नहीं, वो यूटिलिटीज नहीं है, वो यूटिलिटीज में नहीं आएगा। यूटिलिटीज में दो से तीन चीजें होती हैं बस, ठीक है। अब मुझे एक बात बताएं, इन पांचों में एम्प्लॉयर ने कहा कि मैं आपको ये बेनिफिट्स दूंगा मगर कुछ पेमेंट करनी पड़ेगी। हमने कहा ठीक है, कितनी पेमेंट करेंगे? 10,000 रुपए। हमने कहा ठीक है। अब सपोज करते हैं कि हमें यूटिलिटीज जो मिली महीने की 30,000 की मिलती है, मगर हम कितना पे करते हैं? ये बात नोट करना। तो हमारा बेनिफिट कितना? 20, ना कि 30। फेयर मार्केट तो निकालेंगे मगर वो अमाउंट माइनस करेंगे जो हमें पे करना पड़ा एम्प्लॉयर को। क्या ये बात याद हो जाएगी आपको? कितने परक्विजिट्स को इस मेथड से टैक्स करेंगे? किस मेथड से? मेथड बताओ। फेयर मार्केट वैल्यू माइनस अमाउंट पेड, रिड्यूस्ड बाय द अमाउंट पेड बाय एम्प्लॉई। उस बेनिफिट लेने के लिए कोई अमाउंट पे क्या माइनस होगा, नेट बेनिफिट को टैक्स करेंगे। तो अब मुझे बताएं, यूटिलिटीज का कैसे वैल्यू निकालोगे? जो बिल में आएगा वो फेयर मार्केट है ना उसका भाई, जो बिल होगा उसका फेयर मार्केट है। बताओ डोमेस्टिक असिस्टेंट को कैसे वैल्यू करोगे? बेच के आओगे उसको, जो उसको सैलरी मिल रही है। एक्सीलेंट, जो उसको सैलरी मिलेगी उसका फेयर मार्केट है भाई। ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी का तो वो तो इंडस्ट्री है पूरी, मगर इसमें की पॉइंट बता रहा हूं। ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी के का फेयर मार्केट किस वक्त का लेंगे? जिस टाइम ट्रांसफर हो रहा है। शाबाश, ये नोट कीजिएगा कि इसमें प्रॉपर्टी की वैल्यू अलग अलग टाइम की अवेलेबल होगी। परचेज करते वक्त, लास्ट ईयर, ईयर एंड। हम कहेंगे नहीं, ट्रांसफर कब हुआ। ऑनलाइन वालों बेटा फेयर मार्केट का तरीका बता रहा हूं तुम लोगों को, बस कोई नई बात नहीं कर रहा। और सर्विसेज का क्या निकालेंगे भाई? फेयर मार्केट वही, इंटरनेट तो बिल, ठीक है, बैंकिंग तो उसकी चार्जेस, और अदर के लिए फेयर मार्केट अब उस पर डिपेंड करा है कि वो है क्या। तो इस पे हम कोई जनरल बात नहीं कर सकते, वो सिचुएशन के हिसाब से हमें देखना पड़ेगा। तो मुझे बताएं परक्विजिट्स कितने हो गए जो तुम कह सकते हो हमें हमने कर लिए सर? बताएं। 5 हो गए। तो मैंने क्या कहा था, कितने पॉइंट्स पढ़ाऊंगा? 3। ये पहला था। पहला था परक्विजिट्स के वो परक्विजिट अलग कर दो जो फेयर मार्केट पे वैल्यू होते, कर दिया अलग। अब आए दूसरे पॉइंट की तरफ। रहे कितने गए? 4 रह गए। इसमें से 2 आज पढ़ेंगे, क्योंकि एक थोड़ा टाइम लेता है, वो आज नहीं हो सकेगा, वरना मैं आज ही पढ़ा देता। वो पढ़ाऊंगा तो अधूरा रह जाएगा, ठीक है, वो उस पर थोड़ा टाइम लगता है। सबसे पहले हम आ रहे हैं किसके पास? कन्वेंस के पास। नहीं, एक को छोड़ के बाकी पढ़ा दूंगा। एक हो सकता है, एक इजी है, एक नहीं हो सकता भाई। एक 40 मिनट की 45 मिनट की क्लास में परक्विजिट हो जाना, यकीन कर लो, इट्स नॉट इजी। तो मैं सोचता रहता हूँ, जब एक बैच पढ़ाता हूँ ना, तो उस वक्त देखता हूँ क्या प्रॉब्लम आया, कहाँ प्रॉब्लम आया, और कैसे इजी करूँ। 2-3 चीज़ों पे मैं काम करता हूँ। तो दैट इज़ वाई आई कीप चेंजिंग माई सेल्फ, री इन्वेंट करना। ये नहीं है कि एक दफ़ा पढ़ा लिया, रट्टा लगा दिया, बस अब हम टीचर बन गए, अब तो मेहनत नहीं करनी, तो अगले बैच में आप आउट ऑफ मार्केट होंगे। बच्चा नहीं आता आपके पास। बच्चा देखिएगा कि यार कर क्या रहा है बंदा, पेपर के हिसाब से एडजस्ट कर रहा है, खुद को नहीं कर रहा। तो अब ये है कि इसमें परक्विजिट्स में मैंने देखा कि सबसे पहले पहला परक्विजिट पढ़ाने से लेंथी फील होता है बच्चे को, तो रिमेनिंग परक्विजिट को भी वो वैसे ही देखता है जो गलत है। जो कम टाइम वाले हो गया अलग ना 5, तो अब आपको इजी लग रहा है, डिफिकल्ट लग रहा है। अब व्यू चेंज हो गया ना आपका, हालांकि है वही। अगर मैं पहले डिटेल पढ़ा देता फिर ये पढ़ाता तो वही होता, चेंज तो नहीं हो रहा था ना। गधा गधा रहेगा, घोड़ा घोड़ा रहेगा,
एप्पल ऑरेंज सेम रहेंगे, मगर परसेप्शन चेंज होती है। तो स्टूडेंट को पढ़ाने के लिए परसेप्शन मैनेजमेंट करनी पड़ती है उस बच्चे की, ताकि वो बहादुर रहे, हाँ मैं कर सकता हूँ, यस, वो उसकी हिम्मत बनती है ना, वो कर भी लेता है। ठीक है, तो आए जरा अगली दो चीजों को पढ़ते हैं। पहली चीज हो चुकी है, कौन सी? 5 परक्विजिट्स, कौन से? अरे नाम बताओ ना। यूटिलिटीज, डोमेस्टिक असिस्टेंट, ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी, सर्विसेज, और कर लोगे ना? चले नेक्स्ट पे आ जाओ, अकोमोडेशन, बल्कि पहला है पर कन्वेंस। दोस्तों कन्वेंस का मतलब क्या है? गाड़ी का मिलना। अच्छा, गाड़ी का मिलना, ठीक है, गाड़ी का मिलना, ये है आपका चार्ट, ये देख लो बस। मोटर व्हीकल दो तरीके से मिल सकती है, दो किस्म की हो सकती है। एम्प्लॉयर ने ओन्ड की या लीज्ड की। आपने नहीं, आप मुफ्ते वाले हो, क्योंकि एम्प्लॉयर की गाड़ी है भाई। एम्प्लॉयर ने गाड़ी कैसे परचेस की थी और आपको दी, अलग तरीका होगा। कंपनी ने बैंक से लीज की, अलग तरीका होगा। सबसे पहले आते हैं ओन्ड केस में। ओके, छोड़ो लीज को अभी। ओन्ड केस में आपने देखना है यूज क्या दिया एम्प्लॉयर ने। 3 यूजेस होते हैं गाड़ी के, 3। फुल कंपनी यूज यानी फुल बिजनेस यूज, आपको गाड़ी घर के लिए नहीं मिलेगी, दफ्तर आओगे काम के लिए ले जा सकते हो। इसका मतलब आपका जाती इस्तेमाल 0 है, नहीं है। इसमें बेनिफिट 0% है आपका। जब बेनिफिट ही नहीं है तो हम उसको पढ़ते भी नहीं है। जिसमें बेनिफिट हो तो पढ़े ना। और वो जो बेनिफिट है उसके 2 केसेस हैं। फुल यूज दिया जाए, कौन सा? प्राइवेट, यानी गाड़ी घर पे होगी, दफ्तर नहीं आएगी, वहां इस्तेमाल नहीं होगी। या उसका कौन सा यूज दिया जाए? पार्शियल दिया जाए। प्राइवेट का मतलब है जाती, तो फुल और पार्शियल। फुल में ज्यादा बेनिफिट है या पार्शियल में? फुल में, इसीलिए उसका रेट 10% है और पार्शियल का रेट 5% है। इसका मतलब है, परसेंटेज याद कर लो, गौर से जवाब देना सोच समझ के। फुल बिजनेस यूज, वाह फंस गया। 10%, ओ कोई बिजनेस यूज बोल रहा हूं भाई, 0%। ओके, तो पार्शियल प्राइवेट यूज और फुल प्राइवेट यूज 10%। याद हो जाएगा ना? गाड़ी कौन सी है? ओन्ड। इस केस में कॉस्ट ली जाएगी। क्या ली जाएगी? कॉस्ट। ये देखो भाई, खत्म हो गई बात, आपका पहला टॉपिक कंप्लीट हुआ। एम्प्लॉयर को कॉस्ट कितनी लगी थी उस व्हीकल को अक्वायर करने में, उसका 5 और 10% ले लो, खत्म। गाड़ी मिली, एम्प्लॉयर ने, चलो करके दिखाओ, जल्दी जल्दी से निकालो क्योंकि ये बहुत आसान है। 32 लाख की गाड़ी थी, एम्प्लॉयर ने परचेस की थी और पार्शियल बिजनेस यूज दिया था, पार्शियल प्राइवेट यूज दिया था। ऑनलाइन वालों बेटा जल्दी जल्दी, नंबर किधर है भाई? तुम लोगों के नंबर आने चाहिए आपकी तरफ से। मोबाइल नंबर नहीं बोल रहा। 6 नंबर है। हाँ भाई बताओ जल्दी। 160, शाबाश। चलो एक और वर्किंग करके दो। 75 लाख की गाड़ी है, फुल प्राइवेट यूज है। शर्म करो यार, 10% को भी कैलकुलेट कर रहे हो। 75 लाख का 10% ले लो, सही है? क्लियर कर लोगे ना? रिवाइज करो, आओ इधर। गाड़ी होगी तो क्या देखेंगे? कौन सी है? ओन्ड की सूरत में क्या लेंगे? 10 या 5%। कब लेंगे 10%? फुल प्राइवेट यूज। 5% कब लेंगे? ये 10 और 5 किस पे लगाएंगे? आ जाए इसकी तरफ, लिस्ट की तरफ। लिस्ट को नहीं पढ़ेंगे क्योंकि ये भी सेम ही है, सेम है, कोई फर्क ही नहीं है। आप कहेंगे नहीं नहीं सर फर्क है, आओ कहाँ है फर्क? भाई वही सेम फुल प्राइवेट यूज है, ये सेम लिख रहे हैं ना, फुल प्राइवेट यूज, ठीक है। पार्शियल प्राइवेट यूज, ठीक है सर। इधर देखें 10%, उधर देखें 5%, ये तो सेम है भाई।
आप कहेंगे नहीं सर नीचे कुछ और लिखा है, पढ़ेंगे क्या लिखा है, फेयर मार्केट वैल्यू लिखा है सर। मैं कहूंगा नहीं अभी भी सेम ही है, सेम चीज है, कोई फर्क नहीं है, क्योंकि आप गौर से देखो फेयर मार्केट है किस वक्त का, फेयर मार्केट है उस वक्त का जब उसने लीज कमेंस की थी, यानी गाड़ी को लीज पे लेते वक्त जो फेयर मार्केट था वही तो कॉस्ट होती है यार, वो कॉस्ट के बराबर होता है, मगर चूंकि परचेज नहीं कर रहा तो उसको कॉस्ट नहीं बोलते। अब मुझे एक बात बताएं, एक वर्किंग करके दे मुझे, एक्सेल किधर है भाई, आ जा एक्सेल। अच्छा अगर मैं सपोज करें आपको देता हूं दो एग्जांपल्स, हमारे पास दो अलग अलग एग्जांपल्स हैं, सेपरेट एग्जांपल्स है, राइट, अलग अलग केसेस है, केस 1, केस 2, ओके ओके बात, ये है ओन्ड, ये है लीज्ड, दोनों एक ही सेम डेट पे 15/5/2025 पे जाके गाड़ी परचेस वो ले रहे हैं, ऑन करने वाले ने परचेस की तो उसको मिलती है गाड़ी 45 लाख रुपए की। मेहरान मिल जाएगी ना आजकल 45 लाख, वो भी नहीं मिलती। हाँ क्या यार, अच्छा जी, मगर वो लीज करने सेम गाड़ी को क्या वो 45 की नहीं मिलेगी, क्योंकि इसमें उसको मार्कअप भी देना पड़ता है, वो भी तो तय होगा ना। तो मैं मिसाल ऐसे ही रैंडम ले रहा हूं, तो सिर्फ 16 लाख रुपए और इस पे पड़ गए, क्योंकि इसने इंस्टॉलमेंट में पे करना है, ठीक है। तो टोटल पेमेंट इस लीज्ड वाले को ज्यादा करनी पड़ेगी। ये बात किस वक्त की हो रही है, सेम डेट पे गए हैं, वो एक परचेज कर रहा है, एक लीज पे ले रहा है, मगर लीज वाले को बाय द एंड ऑफ द डे ज्यादा पैसे देने पड़ेंगे। ये अब एग्जामिनर अगर केस 2 में आपको करंट ईयर का करंट फेयर मार्केट बता दे, उसको इग्नोर करोगे, क्योंकि एक्चुअल हम फेयर मार्केट करंट नहीं लेंगे, फेयर मार्केट लेंगे उस दिन का जब आपने लीज पे कराया था, तो उस दिन उसका फेयर मार्केट किसके बराबर होता है, कॉस्ट के बराबर होगा। तो हकीकत में वो क्या चाहता है, अगर ये ना लिखता ना तो वो लीज वाला बंदा मारा जाता, क्योंकि लीज वाले की ज्यादा पेमेंट थी। तो एक केस में हम क्या करते हैं, फैसला एम्प्लॉयर का, नुकसान एम्प्लॉय का। एम्प्लॉयर परचेज करे तो एम्प्लॉय का फायदा, और अगर लीज करे तो उसका नुकसान। तो कहा गया नहीं, एम्प्लॉयर जाए भाड़ में, तुम बराबर रहो, तुम खुश रहो, एम्प्लॉय बराबर है, लीज की सूरत में भी सेम वैल्यू, ऑन की सूरत में भी सेम वैल्यू। मगर इसको इंश्योर करने के लिए क्या लिखा, फेयर मार्केट वैल्यू कौन सा, लीज के वक्त का, करंट नहीं। अब मुझे जरा याद करके दो, बताओ व्हीकल की सूरत में क्या करोगे, ये क्यों देख रहे हो भाई, वापस आ जाओ, बताओ। बता दिया, मैं ऊपर चेक कर, चलो भाई स्टार्ट करते हैं बेटा, आवाज ठीक है।
आवाज ठीक है बेटा? अच्छा जी, ऑनलाइन स्टूडेंट्स बेटा काइंडली कंफर्म करें, आवाज सब ठीक है, स्टार्ट करें। अच्छा बेटा, सबसे पहली बात क्या है, वापस आ जाओ। तो कन्वेंस क्लियर, क्या है कन्वेंस में बताएं? एम्प्लॉयर की तरफ से गाड़ी मिली तो क्या चेक करेंगे, ओन्ड है या फिर क्या चेक करेंगे, यूज, कौन सा यूज है, फुल प्राइवेट यूज है या पार्शियल प्राइवेट। फुल प्राइवेट यूज की सूरत में 10 और 5%। ओके, किस पे लगाओगे? ऑन्ड की सूरत में कॉस्ट और लीज की सूरत में किसका फेयर मार्केट, किस दिन का। हो गया भाई, ऑनलाइन बताओ, क्लियर? क्लियर है तो ठोको ताली, क्योंकि दो चीजें हो गई आपकी। अब तीसरी चीज है आखिरी आज के लिए, बचेगा क्या फिर, सिर्फ एक ही चीज, क्योंकि सारा आपके परपोजिट्स हो गए। अच्छा बेटा, अब हम आते हैं अकोमोडेशन की तरफ, ठीक है। क्या हो गया, नहीं चल रहा, कहाँ है? आ गया आ गया। अच्छा बेटा, अकोमोडेशन की तरफ आते हैं। अकोमोडेशन का क्या मतलब है, एम्प्लॉयर ने क्या दिया, ये नेक एम्प्लॉयर है, गाड़ियां भी दे रहे हैं, घर भी दे रहे हैं, शायद शादी भी करा दे, क्या पता यार, इतना अच्छा बंदा है, घर गाड़ी लोन सब कुछ मिल रहा है, बंदा कंफर्म जन्नती है। अच्छा बेटा देखिए, अकोमोडेशन में यूज के लिए घर है, कब्जा नहीं करना प्लीज, हाँ, वक्त पे खाली भी कर देना, ओके। इसके दो केसेस हैं, कौन सा केस है, एक नॉर्मल केस और दूसरा मुफस्सिल केस। मुफस्सिल को छोड़ दो भाई, जो भी ये बाद में करते हैं, छोड़े। मुफस्सिल उर्दू का लफ्ज है, दूर दराज, फासला, ठीक है, वो दफ्तरी लफ्ज है, दफ्तर। अच्छा जी, इसके अंदर हमने क्या देखना है, सबसे पहली बात कि अकोमोडेशन मिला तो नॉर्मल केस क्या है भाई, एक सिंपल सा रूल है इसके लिए, सिंपल सा। आप जब कॉन्ट्रैक्ट साइन कर रहे थे तो एम्प्लॉयर ने आपको कहा कि तुम्हें घर चाहिए या पैसे चाहिए। घर चाहिए तो लो, ये फ्लैट पड़ा है, पैसे चाहिए तो इतने पैसे ले लो। आपने कहा मुझे घर चाहिए, आप घर में रहना शुरू कर रहे हो, तो घर की वैल्यूएशन उसी पैसे पे करेंगे जो आपने छोड़ा। और वो पैसा क्या कहलाता है जो हमने छोड़ा, अलाउंस। कौन सा, हाउस रेंट अलाउंस, एचआरए। इसका मतलब है एक तरफ है एचआरए, हाउस रेंट अलाउंस, एक तरफ है घर। आपने घर पिक किया, कितनी वैल्यू करोगे, एचआरए के बराबर। सिंपल, आसान है ना? समझ नहीं आया? रुक जाओ भाई, इसको समझाने के लिए मेरे पास बहुत अच्छा तरीका है भाई। किधर गया यार, लाइट 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 किधर है भाई? सर्च करना पड़ेगा। अच्छा भाई, इसके लिए मैंने आपको बहुत अच्छी एग्जांपल देनी है भाई। नहीं वो सिंपल है ना, देखो उसको समझ नहीं आया बेचारे को। नहीं नहीं, सारी दुनिया देखी, जो टीचर होगा ना वो भी आके देखे हम टैक्स में क्या काम करते हैं। हाँ चलो भाई, क्या नहीं समझ आया? बिल्कुल सही है, ऑनलाइन वालों को भी पता चले कौन बात किस कौन कर रहा है, नाम बताएं। साइम की बात चल रही है भाई, बेइज्जती करें तो टका के करें ना। बेटा ये घर है, भाई मुझे ऐसे ही बनाना था, क्या करूं, ठीक है, ऐसे नहीं बने। अच्छा जी, ये देखें, ये साइम जो आ रहा है, हंसता हुआ आ रहा है, ठीक है। हाँ हाँ सीरियसली ऐसी शक्ल है इसकी, भाई सच्ची बता रहा हूँ, और नहीं मानो तुमने देखा नहीं सैम को। अच्छा भाई, एम्प्लॉयर ने आपको कहा कि क्या आपको हाउस रेंट अलाउंस चाहिए, जो बनता है महीने का 40,000 रुपए पर मंथ। ओके, ये है आपका ऑप्शन ए, आपका है ऑप्शन बी, ठीक है। आपने किसको पिक किया,
जो काइंड का बेनिफिट है पैसा है, तो उसको वैल्यू करोगे ना, कैसे वैल्यू करोगे? इसके बराबर। अब मुझे बताओ साल में कितनी वैल्यू लोगे अपने घर की, कैसे लिखोगे? लिखोगे अकोमोडेशन, अकोमोडेशन लिखोगे, लिखोगे 4 इंटू 12 कितना बना? 480। ये हो गया सैलरी की वैल्यूएशन। आप ऐसे होगा? नहीं 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 नहीं, किराया नहीं है रूल। वो आपकी बात बात की, वो बात की बात है, ये आएगी बात, इससे पढ़ा हुआ है यकीनन, तभी ये फंस रहा था, ज्यादा पढ़ा हुआ है भाई ने। हाँ भाई, बेसिक रूल स्टेप 1 तो सीख। स्टेप 1 क्या है कि घर ना मिलता तो कितने पैसे देता, घर ना होता तो कितने पैसे देता, उसके बराबर कर लो। हो गई बात समझ? ओके हो गया? चलें पढ़े इसको। क्या कहते हैं? ऐसा, ये देखो बेटा, अमाउंट कौन सा इसके बराबर लेंगे? किस अमाउंट के बराबर लेंगे? जो दैट वुड हैव बीन पेड, जो मिलता अगर अकोमोडेशन ना प्रोवाइड किया जाता। अब इतनी लंबी बात, तो मैंने उसका शॉर्टकट निकाल दिया। मैंने इसका नाम क्या रखा है? घर का ऑल्टरनेटिव अमाउंट। घर का ऑल्टरनेटिव अमाउंट, घर का ऑल्टरनेटिव होगा ना भाई, घर नहीं है तो क्या होगा, कुछ पैसे हो गए ना, उसके बराबर ले लो। क्लियर है ये बात? तो नॉर्मल केस में पहले क्या निकालोगे? अल्टरनेटिव अमाउंट। अब अल्टरनेटिव निकालने के दो तरीके हैं, एक स्टेटेड एक सजेस्टेड, जो साइन बोल रहे हैं। एक स्टेटेड है जो मैंने बताया, एग्जामिनर बोलेगा घर ना होता इतना इच्छारे होता, घर ना होता इतने पैसे होते। एक तरीका ये है इसको बताने का, मगर एक तरीका और है, एग्जामिनर उसका अल्टरनेटिव लिख के नहीं बताता, सजेस्ट करके बताता है। स्टेटेड नहीं होता, इंडिकेटेड होता है या सजेस्टेड होता है। वो पता है क्या है? उसका रेंट बता देता है कि इस घर का रेंट इतना है, फेयर मार्केट रेंट इतना है। तो क्यों बता रहा है भाई? अल्टरनेटिव है ना उसका। इसका मतलब घर दिया गया ना, तो दो तरीके से उसकी वैल्यू बताएगा, स्टेट कर देगा। कैसे स्टेट करेगा? ऐसे ही जैसे लॉ में लिखा है, वो अमाउंट जो उसको घर ना मिलता तो उसको दिया जाता वो इतना है, तो उसके बराबर कर देंगे। मगर ऐसे एग्जाम में नहीं आता, सिंपल चीजें नहीं आती, कॉम्प्लेक्स चीजें आती हैं। वो सीधा बताने के बजाय क्या तरीका बताता है? इसको घर दिया गया जिसका फेयर मार्केट 25,000 रुपए, तो ये 25 क्या बन जाएगा? इसकी वैल्यू घर की, घर की क्या बन जाएगी? वैल्यू। ओके हो गई बात? ऑनलाइन क्लियर है बेटा यहां तक? मगर ये स्ट्रेट अवे वैल्यू नहीं लेंगे, एक और अमाउंट से कंपेयर करके विच एवर इज हायर लेंगे। और वो दूसरी अमाउंट पता है क्या है? दूसरी है 45% ऑफ बेसिक सैलरी। क्या है? तो पहले लोगे अल्टरनेटिव अमाउंट और कंपेयर करोगे 45% ऑफ बेसिक से, विच एवर इज हायर। इसमें एक टर्म लिखा हुआ है एमटीएस, जो आज नहीं कवर होगा, कल होगा, क्योंकि ये भी वही मजा खराब करने वाली बात होती है। ठीक है, मैं इसकी एक इलस्ट्रेशन बना रहा हूं, अभी नंबर सामने रख रहा हूं, मगर मुझे सिर्फ स्टेट करके दो, स्टेट करो कि घर की वैल्यूएशन कैसे होगी। ऑल्टरनेटिव अमाउंट 45% ऑफ बेसिक विच एवर इज, बस। ऑल्टरनेटिव अमाउंट देने के दो तरीके क्या हैं? स्टेटेड, सजेस्टेड। स्टेटेड कैसे होगा? वो अमाउंट जो घर ना होता तो दिया जाता, स्टेटेड। फेयर मार्केट वैल्यू, फेयर मार्केट रेंट, सजेस्टेड। ओके, फेयर मार्केट भी बता देता है और अल्टरनेटिव भी बता देता है। तो स्टेट हम लेंगे, लॉ में स्टेटेड है, सजेस्टेड नहीं होगा। फिर अगर खुद बता रहे, सीधी बात कर रहा है, तो हम उसको लेंगे ना। अच्छा एक सेकंड रुकिएगा, एक सेकंड रुकिएगा बेटा, बताता हूँ, सबर बताता हूँ, ये सारी चीजें कवर होंगी। अब मुफस्सिल पता है क्या है? मुफस्सिल दूर दराज एरिया, तो वहां रेंट वैसे ही कम होता है, तो वहां 45% नहीं ले रहा, कितना ले रहा है? बस ये फर्क है और कोई फर्क नहीं है। इस केस में भी वो दो चीजें लेंगे हम, अल्टरनेटिव लेंगे, मगर 45 की जगह क्या हो जाएगा? अगर लिखे ना कि मुफस्सिल, तो फिर 45 को छोड़ के क्या करोगे? बस मुफस्सिल का मतलब दूर दराज। अब हमें नहीं पता कौन दूर दराज है,
तो स्टेट लिखा होगा ये मुफस्सिल का केस है, द एम्प्लॉय वाज पोस्टेड इन मुफस्सिल, तो फिर याद रखना है 30%। ओके बेटा, नॉट ये कभी भी नहीं आया आज तक, मुफस्सिल सवाल आया नहीं है कभी भी। एंड मुफस्सिल जो है ना डिस्टेंस पे नहीं है, एरिया के हिसाब से। मुझे फाटा शिफ्ट करते हैं बिल्कुल, वहां से अफगानिस्तान चला जाऊंगा, वहां पे कोई टैक्स नहीं पढ़ाता, वहां तो कुछ कुछ पढ़ाता भी नहीं है। हाँ, तो पता चलेगा कि मैंने बड़ा सा टर्बन पहना हुआ है, दाढ़ी बढ़ा ली है, ठीक है, मौलाना तारिक तुन्यू आ चुका है यहाँ, तो एक पहाड़ पे बैठा हुआ पढ़ा रहा हूँ, ठीक है। और पढ़ाएंगे हर जगह पे, यार जहाँ भेज दो। झंडा लाल रंग का, कलेशनकोफ साथ बढ़िया। अच्छा बेटा ठीक है, पहली बात क्या है, अब बेसिक इंफॉर्मेशन क्या होगी, सबसे पहले यूनिट बेसिक सैलरी, करेक्ट, हर सवाल में बेसिक सैलरी होती है। से एम्प्लॉय की बेसिक सैलरी 80,000 रुपए पर मंथ, ओके। और इस एम्प्लॉय को दिया गया है अकोमोडेशन। अकोमोडेशन का मतलब क्या है, कुछ भी बोल सकता है, घर, फ्लैट, ठीक है। तो इसको एक हाउस दिया गया, ठीक है, और आपको कुछ नहीं बताया गया। दो केसेस हैं, केस 1 बल्कि ए, केस ए के अंदर आपको बताया गया है कि फेयर मार्केट रेंट ऑफ हाउस इज, अब आपको बता रहा है उसका फेयर मार्केट रेंट जो है वो 50,000 रुपए पर मंथ, ठीक है। ये आपको एक केस ए में बताया जा रहा है। केस बी में आपको कुछ भी नहीं बताया जा रहा है, ठीक है, नन, नो इंफॉर्मेशन, खामोशी है। अब आए केस ए को पहले सॉल्व करते हैं। अच्छा, अब केस ए में सबसे पहले तो लाओगे बेसिक सैलरी, बाकी सवाल की तरह बेसिक सैलरी आप यहां पे लाएंगे, मल्टीप्लाई करेंगे 12 से, तो आपका हो गया 960। यहां लिखेंगे क्या, यहां लिखेंगे अकोमोडेशन। अब बताएं अकोमोडेशन में आपको दो अमाउंट चाहिए, पहला अमाउंट चाहिए ऑल्टरनेटिव, दूसरा चाहिए 45 विच एवर इज हायर। तो पहले हम लाते हैं ऑल्टरनेटिव, ऑल्टरनेटिव है यहाँ पे, है 50,000 है, तो 50,000 बताया गया है उसका ऑल्टरनेटिव है, सजेस्ट कर दिया गया है, तो जो बना 6 लाख। और फिर हमें दूसरा अमाउंट क्या चाहिए, दूसरा इसका 45% चाहिए, तो वो बना 432 विच एवर इज हायर। तो आप टैक्स कितना करोगे इसको, क्लियर। केस बी पे आ जाएं। अब है केस बी। केस बी में दोस्तों सेम चीज आएगी क्या, ये तो सेम आ जाएगा। अब आपसे दूसरा सवाल क्या है, अकोमोडेशन की सूरत में, अकोमोडेशन की सूरत में अब बताएं क्या करेंगे। आपके पास पे मार्केट है ही नहीं, किस चीज का पे मार्केट लोगे भाई, है ही नहीं। जब आपके पास अल्टरनेटिव हो ही नहीं, ना रेंट बता के ना स्टेटेड बता के, बेटा सीधा सीधा 45% लोगे। इस केस में आप सीधा 45% लो, क्योंकि अल्टरनेटिव नहीं है, गिवन नहीं हो तो 45%। आपके पास कोई डेटा नहीं है, क्योंकि एम्प्लॉयर देता ही नहीं अल्टरनेटिव, उसने कहा घर लेना है लो, वरना अपना घर अरेंज करो। तो उस केस में अल्टरनेटिव है ही नहीं, ना एग्जामिनर ने फेयर मार्केट रेंट बता दिया, सीधा 45% लेंगे, ठीक है बेटा। और इधर 30% हो जाएगा अगर केस कौन सा है, मुफस्सिल का है। चले भाई, इसको आप देख के बता दें, समझ आया आपको, समझ आया, हाँ भाई बाजियो समझ आया, ऑनलाइन वालों क्लियर है बेटा, क्या आप बोल सकते हैं कि आपका क्लियर है। अब आप जाएं वापस इधर, क्लियर है, क्या रह गया, एक सिर्फ वजाहत है, इसमें एमटीएस लिखा था इसके अंदर, वो हम कल करेंगे, लोन कल करेंगे और वेवर कल करेंगे, ठीक है, मगर यहां नहीं रुकेंगे, ये भी हो जाएगा,
कल आपके ये बॉक्स हो जाएंगे कंप्लीट, आपके रह जाएंगे 2 बॉक्सेस, 1-2 क्लास और 2 क्लास, मतलब सैटरडे पे आपका कंप्लीट सैलरी, विच इज अ वेरी वेरी फास्ट वे ऑफ कवरिंग सैलरी। क्योंकि मैंने कहा था महीने लग जाते हैं, महीना नहीं महीने, इतना लेंदी टॉपिक। अगर हमने इसको क्या कर दिया, चार्ट्स बना दिए, इजी हो गया। वही कंटेंट है, कंटेंट कम नहीं हुआ, अंडरस्टैंडिंग कम नहीं हुई, सिर्फ टेक्निक और मटेरियल चेंज कर दिया। सही हो गया भाई। चले, थैंक यू वेरी मच, जज़ाकल्लाह, अल्लाह हाफिज़।